ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये कोई उत्सव भी नहीं। ये लोग नदी में इसलिए लेटे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो शायद यही नदी और यही पानी कुछ वर्षों में उनका गांव, उनके खेत और उनकी पूरी दुनिया अपने साथ बहा ले जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। दोस्तों, अगर देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर में चल रहे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस बलपूर्वक खत्म करने की कोशिश कर सकती है, तो यहां से 600 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जैसे इलाकों में चल रहे एक आंदोलन की, जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में दशकों से चल रहा यह विवाद अचानक गर्मा गया है और अभी रविवार की सुबह जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमें खबर मिल रही है कि यहां पर पुलिस ने बलपूर्वक आंदोलनकारियों को धरना स्थल से हटा दिया है, जहां वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अनशन कर रहे थे। उन्होंने ये भी शिकायत की है आंदोलनकारियों ने कि उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके फोन जब्त कर लिए गए। जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, मैंने भी फोन लगाने की कोशिश की थी वहां पर आंदोलन कर रहे कुछ लोगों को, लेकिन फोन उस वक्त बंद पाए गए। लेकिन अब किसी तरह से उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आंदोलन 3 जुलाई से लगातार अभी तक जारी है और इस बीच अमित भटनागर जी का आमरण अनशन भी। और हम लोग केन बेतवा लिंक परियोजना में जो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ प्रशासन से मांग कर रहे थे कि कानून का पालन किया जाए। जो इसमें कानून लगा है, जो संविधान कहता है, वो हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर जी द्वारा आज केन बेतवा में 400 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए मीडिया के सामने खोलने जा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज सुबह 5 बजे से ही हजारों की संख्या में हमारे सभी आंदोलनकारियों को और अमित भटनागर जी को आंदोलन स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग को लेकर जो विवाद है, आखिर वो इस स्तर तक पहुंचा कैसे? दोस्तों, ये आंदोलन 3 जुलाई से शुरू हुआ था और रविवार को 17वें दिन पुलिस ने इन लोगों को हटाया। ये उन लोगों का सवाल है जो कहते हैं कि विकास की कीमत उनसे उनकी जमीन, उनका जंगल और उनका भविष्य छीन कर नहीं वसूली जानी चाहिए। ये प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि पुनर्वास और मुआवजे के वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं ठीक से, और कई प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आखिर ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है और सरकार का इसको लेकर क्या कहना है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें 2 नदियां शामिल हैं, एक केन नदी और एक बेतवा नदी। केन नदी का पानी एक नहर जो कोई 221 किलोमीटर लंबी होगी, उसके द्वारा बेतवा नदी में पहुंचाया जाना है। और ये कहा जा रहा है, सरकार का ये दावा है कि केन नदी का जो कोट एंड कोट एक्सेस वाटर है, उसको बेतवा नदी में भेज के वहां पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। लेकिन इस काम को करने के लिए बनाया जाना है एक बांध, जिसका नाम है ढोडन बांध। और ये ढोडन बांध जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के एक बड़े हिस्से को डुबो देगा। अब पन्ना टाइगर रिजर्व की अपनी एक कहानी है और उसके बड़े हिस्से को डुबोए जाने का क्या असर होगा, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर सरकार क्या कहती है और क्या आंकड़े प्रस्तुत करती है इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। सरकार का दावा है कि इससे करीब 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा, साथ ही 103 मेगावाट यानी 100 मेगावाट से ज्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पैदा होगी और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। सरकार का यह कहना है कि सूखा प्रभावित बुंदेलखंड, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोगों को कृषि के असफल होने के कारण
फेल होने के कारण पलायन करना पड़ता है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। लेकिन जिन गांवों में ये परियोजना सबसे ज्यादा असर डालेगी, उनकी कहानी कुछ और ही है। गांव के लोगों का कहना है, जो प्रदर्शन करते रहे हैं, कि विकास से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास न्यायपूर्ण होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, यहां पर जो नारा सबसे ज्यादा सुनाई दिया है और मुखर है, वो ये कि न्याय दो या मार दो। अब ये नारा यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी छटपटाहट को बताता है, या उनकी हताशा को दिखाता है, या फिर उनकी रणनीति का एक हिस्सा है, इसके बारे में कोई भी टिप्पणी ग्राउंड में जाकर सिचुएशन को असेस करके ही की जा सकती है। लेकिन यह तो हम कह ही सकते हैं कि लोगों की जो मांग है वो है कि उन्हें उचित पुनर्वास, उचित मुआवजा और सबसे ज्यादा उचित सम्मान मिले। प्रदर्शनकारी 2 हफ्ते से अधिक समय तक अनशन पर बैठे रहे। जय किसान संगठन के अमित भटनागर, जो यहां पर प्रदर्शनकारी भी हैं और इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस परियोजना में भ्रष्टाचार की बात भी कही है। उनका कहना है कि केवल आर्थिक मुआवजा ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए जमीन केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। इन सारी परियोजनाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें संवैधानिक अधिकारों की लोगों की हत्या तो की गई है, ग्राम सभाएं फर्जी की गई हैं, क्योंकि इसमें अपात्र लोगों को जोड़ना था और बहुत सारा मुआवजा जो है ग्रामीणों के हिस्से का, वो फर्जी तरीके से अपात्र लोग ले गए। एक बार फिर आप इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। नदी में लेटे ये लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एक संदेश दे रहे हैं। ये चिता सत्याग्रह है, जल सत्याग्रह, इसे जो भी नाम आप दें, इन प्रतीकों के जरिए लोग कहना चाहते हैं कि अगर उनकी जमीन चली गई तो उनका जीवन भी चला जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक बार फिर से कि सरकार के बाकी तर्क क्या हैं, उनका क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व, जो भारत का एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य है, और जिसको ये परियोजना बड़े स्तर पर बड़े हिस्से को डुबोएगी, आखिर वो पन्ना टाइगर रिजर्व है क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व देश का एक प्रमुख बाघ अभयारण्य है और इसका बफर और कोर जोन वो मिला के तकरीबन 1600 वर्ग किलोमीटर है। पन्ना और छतरपुर जिलों में फैले इस जंगल में 80 से अधिक बाघ हैं और यहाँ 55 किलोमीटर लंबाई में जो बहती केन नदी है, इस इलाके के लिए वो इस अभयारण्य की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन की तरह है। मैंने पिछले साल 2025 में जब इस इलाके का दौरा किया तो वन्यजीव विशेषज्ञ और लेखक रघु चुंदावत से बात की, जो यहाँ पर एक गांव में एक बड़ा रिजॉर्ट भी चलाते हैं। रघु चुंदावत जो हैं वो स्नो लेपर्ड्स और टाइगर के मामलों में विशेषज्ञ हैं, उन पर फिल्म भी बन चुकी है। और वो यहाँ जब मुझे मिले तो उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई कि कैसे इस परियोजना का असर उस बाघ अभयारण्य पर पड़ेगा जो 2009 में इसलिए सुर्खियों में आया था कि वहां सारे बाघ खत्म हो गए, लेकिन फिर उसी बाघ अभयारण्य ने एक ऐसी मिसाल पेश की कि वहां आज 80 से ज्यादा बाघ हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि उनकी संख्या तकरीबन 100 के आसपास पहुंचने वाली है। बाघों के लिए तो बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि आप जो पन्ना टाइगर रिजर्व बना था उसमें इसको बनाने का मेन उद्देश्य था कि जो एरिया जो डूब में जाने वाला है वो यदि टाइगर के लिए प्रोवाइड कर दिया गया, वहाँ से विलेज जो हटाने का प्लान था, तो वो मेरे ख्याल से भारत में कॉर्बेट जैसा एक हैबिटेट बन जाता। मेरे ख्याल से काजीरंगा और कॉर्बेट के बराबर जैसा वो हैबिटेट हो सकता था। अब आप उस ना सिर्फ उसको डुबो रहे हैं, उसके साथ एडजॉइनिंग जो फॉरेस्ट है उसको भी डुबो रहे हैं। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व का मेन जो हार्ट है, जो टाइगर हैबिटेट था, उसको आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्लस ये एक बड़ा लीनियर लैंडस्केप है, लंबा सा लैंडस्केप, उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो
तो शहरों की कनेक्टिविटी, जो पॉपुलेशन की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, जो नॉर्थ के हैं वो अलग हो जाएंगे, जो ख़त्म तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। जिससे ब्रीडिंग पे भी असर पड़ता है। हाँ, और दोस्तों ये समझना जरूरी है कि आखिर सरकार इस परियोजना को लेकर इतनी उत्साहित क्यों है, या इसे लेकर वो इतनी अडिग क्यों है, इतनी अड़ी हुई क्यों है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसके बारे में बताया कि देश की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना होगी, इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है आज से 46 साल पुराना है। 1980 में इस कॉन्सेप्ट को कंसीव किया गया था, लेकिन इसमें असली क्रियान्वयन 2021 में होता है, जब 3 पार्टी एग्रीमेंट हुआ केंद्र सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के और यूपी सरकार के बीच में। और ये 3 पार्टी एग्रीमेंट जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होता है। फिर 2024 में जो है इसकी नींव रखी जाती है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। लोग कहते हैं कि जब सरकार एक बार प्रोजेक्ट को शुरू करने की ठान लेती है, पॉलिटिकल फैसला ले लेती है, तो उसके बाद फिर वो उसके पक्ष में तर्क भी जुटा लेती है। लेकिन मैं यहां आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को खजुराहो में थे, उन्होंने वहां मीटिंग की और उसके बाद यह स्पष्ट तौर पर पता चला कि सोशल मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है पिछले 2-2.5 हफ्ते में इस सत्याग्रह को लेकर, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ही इसकी रिपोर्टिंग ना के बराबर हुई हो, उसके बावजूद सरकार में बहुत डिस्कंफर्ट था। कांग्रेस के नेता भी यहां कुछ पहुंचे थे बताया जा रहा है, और उसके बाद ये तस्वीरें जिस तरह से सर्कुलेट हुई हैं ऑल्टरनेटिव मीडिया में, उसके बाद सरकार ने इस सत्याग्रह को रोकने की ठानी और उसका असर हमें रविवार की सुबह देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि आखिर समस्या कहां पर है। हमारे साथी पत्रकार भगीरथ जो अभी इसी क्षेत्र से लौटे हैं, परियोजना से प्रभावित गांवों का दौरा करके, उनका कहना है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो विश्वास की कमी है, और विश्वास कम होने की वजह से लोग ये कह रहे हैं कि उनके घर टूट रहे हैं, उनके घरों की सही उन्हें कीमत अदा नहीं की गई, और आने वाले दिनों को लेकर वो इतने मुतमईन नहीं हैं कि इस परियोजना के साथ वो अपने जीवन को बचा पाएंगे। हम इस महीने के पहले सप्ताह में छतरपुर और पन्ना के कुछ गांवों में गए जो इस परियोजना से प्रभावित हैं। ढोढन गांव और खरियानी गांव और पलकुहा गांव ये छतरपुर में आते हैं, और इसमें जो बांध बन रहा है इस बरसात में उनके डूबने की आशंका है, इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द उनको खाली करवाना चाहता है। पलकुहा गांव में जब हम पहुंचे पहले हफ्ते में ही बल्कि, तो वहां पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी और घर तोड़े जा रहे थे। लोगों का ये कहना है, जो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जो लोग ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है, उनके घर के पैसे नहीं मिले, उनको घर तोड़ दिए गए हैं। वो और जगह, क्योंकि ये लोग जड़ों से उखड़ रहे हैं तो उनको ऑल्टरनेट व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय चाहिए, और उनकी प्रशासन से यही मांग थी कि कम से कम 4-5 महीने का उनको समय दिया जाए ताकि वो ऑल्टरनेट व्यवस्था कर लें। एक लोगों को 2 विकल्प दिए गए, या तो वो 12.5 लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज ले लें या 7.5 लाख रुपए ले लें और ज़मीन ले लें। प्रशासन कहता है कि ज़्यादातर लोगों ने जो एक मुश्त राशि ऑप्ट की वो विकल्प चुना और वो राशि उनको दे दी गई है, और बहुत से लोगों को अभी देने की प्रक्रिया जारी है। तो और जो घरों का जो मुआवजा है वो, उसमें भी लोगों की ये शिकायत है कि उनके जो बने बनाए पक्के घर थे, किसी को कच्चा घर दिखा दिया गया, कोई 1 मंजिल मकान था, कोई 2 मंजिल मकान था, उसको 1 मंजिल दिखा के उनका कम मुआवजा दिया गया। तो ये सवाल सिर्फ पुनर्वास और मुआवजे तक सीमित नहीं है, ये बात है संस्कृति की, जीवन शैली की और पहचान की। और इसीलिए लोग अलग अलग इलाकों में जब ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आते हैं तो सरकारी नीतियों में कमी की वजह से उनका विरोध करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग, मैं अपने पिछले कोई 20-25 सालों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं रिपोर्टिंग के, कि इनमें से बहुत सारे लोग या कुछ लोग कम से कम ऐसे जरूर होते हैं जिनकी पहली पीढ़ी भी विस्थापन का जो दंश है वो झेल चुकी होती है और उन्हें फिर से विस्थापित होने के लिए कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या दलितों, आदिवासियों और दूर दराज के इलाके में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही बार बार विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा? और अगर ये प्रोजेक्ट उनके विकास के लिए लाए जा रहे हैं तो आखिर वो विकास कितना होगा? दोस्तों, ये बात जरूर है
कि जहां हम इस परियोजना के विकास की इबारत आने वाले दिनों में सरकारें लिखेंगी, पॉलिसी मेकर लिखेंगी, वहां पर यह बात भी इतिहास में दर्ज जरूर होनी चाहिए कि अपनी पहचान को बचाने के लिए बहुत सारे लोग नदी किनारे उतर आए थे। इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही एक नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे एक अपील। अगर आपने अभी तक इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसके मेंबर जरूर बने, क्योंकि जब आप मेंबर बनते हैं तो हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। केवल 59 रुपीज, केवल 59 रुपए अदा करके हर महीने आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह रकम आपके लिए एक चाय समोसे से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। इस चैनल के एल्गोरिदम को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। तो आगे बढ़िए और इस पत्रकारिता को, इस तरह के काम को, कंटेंट को अपना सपोर्ट कीजिए। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।